गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अगला टॉपिक जो है एटम्स से करते हैं। एटम, इसके बाद एक चैप्टर और है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो 2 क्लास लगेगा, ठीक है। और इस टॉपिक को कोशिश करते हैं आज ख़त्म हो जाए। इसमें भी बेटा बहुत लिमिटेड 3 से 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जैसे आपको पूछा गया है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ फोटॉन n इक्वल टू क्या होता है, n(-1/2)। जब भी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो आपको नंबर ऑफ़ फोटॉन या डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स कितने निकलते हैं उसका फॉर्मूला। दूसरा आपका पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ निकालते हैं 1/λ इक्वल टू Z²R ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। तीसरा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे गए, ठीक है। और आपको एक चार्ट है, चार्ट का मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का बोहर मॉडल से फॉर्मूला आपने निकाला है E इक्वल टू -13.6 Z²/n²। उस पहले ऑर्बिट में कितना होता है, सेकंड में कितना होता है, थर्ड में कितना होता है, फोर्थ में कितना, और फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट थर्ड का डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट फोर्थ का डिफरेंस कितना होता है, सेकंड थर्ड का डिफरेंस कितना होता है, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस कितना होता है। एग्जैक्टली ये आपको चार्ट याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसी पे सवाल पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे हैं। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपका क्या हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिसको आप अगर आपको चार्ट याद है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 2006 का है बेटा। The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atom in the ground state are excited by a monochromatic radiation of photon 12.1 electron volt. According to Bohr theory, the spectral lines emitted by hydrogen will be। अब आपको देखिए दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 12.1, ठीक। और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय द, ये रेडिएशन इतना एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वह पहले और तीसरे ऑर्बिट के बीच का होता है, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन होगा वो 3 से 1 के बीच में होगा। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए आपको याद होना चाहिए n इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। इसके बीच का डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसके और इसके बीच में होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक। आपके क्वेश्चन में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा, मतलब तीसरे और पहले के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। बात समझ में आ रही। तो नंबर ऑफ जब यहाँ से यहाँ आएगा तो देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। इस जगह से तीसरे से दूसरे में आ जाए, दूसरे से पहले में आ जाए, और या फिर तीसरे से डायरेक्ट पहले में, तो 3 होंगे। वैसे फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन का, n(-1/2)। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 3 से 1, तो n की वैल्यूज कितनी हो गई 3, और 3 - 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सेकंड वाला। तो सिर्फ एक चार्ट ये होता है बेटा, शायद आप लोगों की किताबों में होगा, वो चार्ट आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी है। उस चार्ट को ज़रूर रट ले, आपके 80% क्वेश्चन तो चार्ट पे पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें 2007 का, ये भी उसी चार्ट पे ही है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो आपको दे रखा है ग्राउंड स्टेट में जो दे रखा है -13.6, तो आपको पता है कि n इक्वल्स टू जब 2 होगा या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, उसमें एनर्जी कितनी होती है, माइनस, ये फार्मूला होता है काइनेटिक टोटल एनर्जी का, E t इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n²। हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो आपको ख़त्म हो गया।
और आपसे पूछा किस में जा रहा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 - 3.4, तो टोटल एनर्जी है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इसी के पॉजिटिव साइन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब कितना आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, E = 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चार्ट याद है तो डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। ठीक है, तो चार्ट एक बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो चार्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि 80% सवाल उसी से। आपको मैंने बताया कि बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ नहीं होते हर चैप्टर में, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिमिटेड ऐसे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2008 का, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज। देखिए फिर उसी चार्ट पे क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टेट में कितना दे रखा है, -13.6, कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि n = ये ग्राउंड स्टेट है और n = 2, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है। एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। तो इसके बीच में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, तो इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस अभी आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच में बताया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधे आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो चार्ट में बार बार कह रहा हूँ उसको देखिए, तीनों क्वेश्चन उसी पे हैं बेस्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक्चुअली में ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिंक करता हुआ है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी मैं आपको इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 and mass m1 approaches to a target nucleus of charge S2 and mass m2, the distance of closest approach is r0, the energy of the projectile is। एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। देखिए यहाँ से आपसे इस क्वेश्चन में ये आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज आपका दे रखा है, न्यूक्लियस का चार्ज आपका दे रखा है, आई थिंक क्या दिया था, Z1 Z2, तो ये Z2 दिया है। और जो आपका प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल उसका क्या दे रखा है, Z1। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये आपका न्यूक्लियस होता था, इसका जो चार्ज होता था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर एक क्वेश्चन रिपीट किया गया, ये न्यूक्लियस चार्ज इसका Ze, और यहाँ आपका अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल बट पॉजिटिव। तो जब ये यहाँ से चला तो इस पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे यहाँ नज़दीक आएगा तो आपको पता है कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज और अल्फ़ा पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें रिपल्सन होगा, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और यही काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में टोटल की टोटल कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 12 mv², मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल v, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 क्योंकि इन्फिनिटी पे है। उसके बाद आपका यहाँ पे जब आएगा तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पलटेगा यहाँ से फिर। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, U = K का मतलब 1/4πε0, या लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K, इसको कांस्टेंट को K लिख दे रहा हूँ, Z1 Z2 अपान R0 से ये इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 mv² = K Z1 Z2 अपान R0। ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी K तो कांस्टेंट है
आर नॉट के टर्म में आपको दिया हुआ, तो पूछ रहा है इसमें कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर नॉट, द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही एनर्जी है आपका प्रोजेक्टाइल का, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2, क्योंकि आर नॉट गिवन है तो ये कांस्टेंट आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले पे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए Z1 इसका तो चूँकि चार्ज 2Ze के बराबर होता है, बट आपके क्वेश्चन में Z1 लिख रखा है, इसको क्या लिख रखा है Z2। लेकिन अगर Z1 Z2 ना लिखा होता तब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाता बेटा, देखिए 2Ze² हो जाता, बस ये फ़र्क आ जाता। क्यों, क्योंकि ये 2E, देखिए Q1 की जगह पे 2E हो जाता आपका, और Q2 की जगह पे क्या हो जाता है Ze, तो ये क्या हो जाता है 2Ze²। तो ध्यान रखिए बस ज़रा सा चेंज होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मॉडल पे इसको रिवाइज करिएगा, और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एटम आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ्स। maximum wavelength of emitted radiation correspond to the transition between। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है आपको। जो रेडिएशन या आप कह सकते हैं डिफरेंट फोटॉन्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो आप ये निकालिए, पहले ये कैलकुलेट करिए कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। अभी आपको बताया था नंबर ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू n-1/2, और आपके क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 6 वेवलेंथ अलग अलग हैं, क्योंकि फोटॉन का मतलब क्या होगा बेटा, उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, या आप कह सकते हैं एच न्यू बाई लेमडा। तो आपका सॉरी एच सी बाई लेमडा, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट कराई थी 12400, और लेमडा किस में रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में अगर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में कैलकुलेशन करा चुके हैं, है ना। अब ये 6 दिया हुआ, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, तो n-1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा बेटा 4। देखिए अब यहाँ पे आप सॉल्व मत करने लगिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसको ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही जज कर सकते हैं n और उससे एक कम n-1, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 12, इसका मतलब n की वैल्यूज क्या होगी 4, 4 - 1 3, तो n की वैल्यूज कितनी आ गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वह n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1, ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। तो उस केस में 6 आपके डिफरेंट फोटॉन निकलेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, पूछा गया मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन करस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन। मैक्सिमम वेवलेंथ इस फॉर्मूले में अभी आपको बताया गया था, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा फोटॉन का hc/λ। वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है 10.2, इसके बीच में कितना होता है, ये आपका 12.1, इसके बीच में क्या होता है 12.75। सबसे कम जो डिफरेंस, अच्छा इसके और इसके बीच में बताई दिया आपको 10.2, इसके बीच में होता 1.89, इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता 0.66। तो यहाँ पे 4 और 3 के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी का जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब इन 6 फोटॉन्स में अलग अलग देखिए सिचुएशन हो सकती है, उसमें से सिर्फ ये वाला पूछा गया है कि जो 4 से कहाँ तक आएगा, 3rd में, यहाँ से यहाँ जो जंप करेगा उसके बारे में पूछा गया है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये यहाँ से अगर यहाँ जंप करता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कम वाला आपसे पूछा, वेवलेंथ ज़्यादा वाला पूछा गया तो एनर्जी इसका कम होगा, वही आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए सब चार्ट पे बेटा, अभी तक आपने क्वेश्चन क्या जितने भी किए सब उसी चार्ट पे हैं बेस्ड, जो डिफरेंस का है, और आपको याद होना चाहिए, किताबों में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको अलग से पूरा चार्ट बनवा दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा 2010 में, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ He+ आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Ze²/n²। आपसे पूछा जा रहा है He+ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी एन किस में पूछा गया, किस में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2 आ गया, और जेड की वैल्यूज़ कितनी होगी इसकी, z क्या होगा बेटा 2, He है ना। तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो -13.6, जेड और एन दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे ये एनर्जी आएगी, कुछ करना भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं करना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ही पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, है ना। देखिए आपसे क्या पूछा गया, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी 12 mv² बम्बार्ड्स ए हेवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Jd, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। अभी आपको फार्मूला क्या बताया बेटा, 12 mv² इक्वल्स टू k 2Jd²/R0। तो R0 को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो R0 इक्वल टू हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो k 4Ze²/mv²। तो आप यहाँ से कह सकते हैं R0 प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये आपको ऑप्शन करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको जो भी दे रखा होगा सी ऑप्शन है, बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच पे दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम is equal to that of the second line of the Balmer series for a hydrogen like ion. The atomic number Z of hydrogen like ion is, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, आपके क्वेश्चन में सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ अननोन है ये हाइड्रोजन लाइक आयन, H लाइक आयन। तो आपसे पूछा जा रहा है जेड की वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक, आपके पास फार्मूला होता है वेवलेंथ का 1/λ इक्वल टू Z²R 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले केस में फर्स्ट लाइन कहा है, फर्स्ट लाइन का मतलब किसका कहा है, लाइमन सीरीज का। फर्स्ट लाइन का मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/λ लाइमन सीरीज को L से लिख रहा हूँ, जेड की वैल्यू चूँकि हाइड्रोजन का है तो जेड की वैल्यू 1 हो गया, यहाँ R हो जाएगा, और N1 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 1² माइनस N2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2, तो 2²। इसको सॉल्व करेंगे तो R और ये आ जाएगा 1 और 1/4, तो 4 और 3/4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं λL इज इक्वल टू 4/3R। चलिए सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़ का मतलब क्या हुआ बेटा, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से 2, तो 1/λ B इक्वल टू Z²R 1/2² माइनस 1/4²। यहाँ जेड की वैल्यूज निकालना है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा Z²R और ये आपका आएगा 1/4 1/16, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 3/16 आएगा आपका। ठीक है, अब कराइए दोनों यहाँ से सॉल्व कर लिए, तो λ B इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका
16Z²R/3, दोनों को इक्वल कर दीजिए। इसको इक्वल करेंगे तो आपका आएगा 4/3R इज इक्वल्स टू 16, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, 4/3R, इधर क्या होगा 3Z², ये नीचे आएगा बेटा, ये आपका आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3Z²R। तो 16/3Z²R, तो R कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से Z² इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4, तो इट इम्प्लाइज दैट Z इक्वल टू 2। ये एटॉमिक नंबर निकल गया आपका, ठीक है। ऐसे लाइक एटम का Z आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछिए, ये तीसरा आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, बस इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, चार्ट, और ये आपका फॉर्मूला, बस 3 फॉर्मूले आपको, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू ग्राउंड स्टेट, n पता नहीं है। द वेवलेंथ सो इमिटेड illumination photosensitive material having work function 2.75 electron volt if stopping potential of the photoelectron is 10 volt, the value of n is। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप कर रहा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वह फोटो किसी और मेटल पे गिराया जा रहा है। तो अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया था एच न्यू, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, दिस इक्वल टू क्या होता है EV0 प्लस W। EV0 आपको दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 10, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.75, ये हो गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी हो गई, जो फोटोन है वहाँ से निकल रहा है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई। ये फोटोन कब निकलेगा, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, अभी आपको बताया था चार्ट में, जब चौथे से पहले में ट्रांजिशन होगा, मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 4 to n इक्वल टू 1, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कोई मतलब 4 से 1 आएगा, बट आपसे पूछा गया कि एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो n इक्वल टू 4 को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब पहला ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली आपको चार्ट याद रहे तो कोई भी कैलकुलेशन भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। सेम फिर चार्ट पे पूछा गया, सवाल में कुछ करना ही नहीं बेटा। पहला आपको देखिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किन दो ऑर्बिट्स के बीच क्या होता है डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच का 1 पॉइंट, अभी आपको बताया था 1.89, मतलब 1.9 आप लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि डेसिमल के 1 प्लेस पे पूछा गया है। और सी वाला इन्फिनिटी टू 1 के बीच में होता है, डी वाला 0.65, अभी आपको बताया था 0.66 बताया था, वही है ये 0.65, तो ये 4 से 3 के बीच का डिफरेंस है। सिर्फ बी वाला ऐसा है जो किसी के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो बी वाला ही आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन में जो आएगा ऑप्शन वो बी होगा, 11 पॉइंट क्या दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो चार्ट पे ही सारे क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप याद कर लें। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from the 5th energy level to ground level. The velocity that the atom acquires as a result of photon emission will be। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जब फोटोन निकलता है तो एटम भी क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए गन है, गन आपकी स्टेशनरी है, जैसे गोली निकलती है तो इसकी क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी ये पीछे होती है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। उसी तरह से जब एटम से फोटोन निकलता है तो उसमें फोटोन की वेलोसिटी और फिर इधर वेलोसिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ एटम, क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ एटम, ये आपसे पूछा जा रहा है v, इसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगर मेरे को फोटोन की मोमेंटम मिल जाए
तो वही मोमेंटम किसका होगा, एटम का भी होगा। और एटम का मोमेंटम जो होगा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो आपका पी वाई हम लोग वी कर लेंगे। यहाँ से आपकी वेलोसिटी मोमेंटम जो एटम का होगा P इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एम। और यह मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो सबसे पहले मोमेंटम ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करिए। तो फोटॉन का मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, E इंटू सी आपने पढ़ा है। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालिए, फिर मोमेंटम ऑफ फोटॉन निकालिए, और फिर उसके बाद वेलोसिटी से एटम के जो मोमेंटम है उसके इक्वल कर दीजिए। तो पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें एनर्जी ऑफ फोटॉन आपसे कह रहा है हाइड्रोजन पासेज फ्रॉम 5 to 1। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, N2 की वैल्यूज़ कितनी है 5 और N1 की वैल्यूज़ कितनी है बेटा 1। अच्छा, सब इसमें वैल्यूज सिंप्लीफाई नहीं करनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन देखिए, एनर्जी ऑफ फोटॉन पहले कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन hc बाई लेमडा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। देखो वही फॉर्मूला है बेटा, जेड स्क्वायर आर, इधर एस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एस सी से कर दिया, है ना। तो ये आपकी एनर्जी निकल गई। तो एनर्जी की जो वैल्यूज़ आई, ये हाइड्रोजन आइटम दिया हुआ शायद, हाँ, तो जेड की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ हो जाएगा एच सी आर, और यहाँ आपका आएगा 1, N1 की वैल्यूज़ कितनी रखी 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 24/25 HCr, यह एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गया। ठीक, अब मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये बेटा ये होगा E बराबर PC होता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन देखो यहाँ से P बराबर होगा E बाई सी। E आपका निकल चुका है, इसमें C से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24/25 HR। ये तो फोटॉन का मोमेंटम आ गया। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम। मोमेंटम ऑफ एटम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन। फोटॉन का तो निकाल ही चुके हैं आप, ये देखिए 24/25 HR। ठीक है, और यहाँ से मोमेंटम ऑफ एटम क्या आ जाएगा, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो वेलोसिटी यहाँ से आ गई 24/25, कैलकुलेशन तो नहीं कुछ गड़बड़ हुआ बेटा, HR बाई एम। देखिए ये कोई ऑप्शन है क्या, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा कि जब भी एटम से फोटॉन निकलेगा तो फोटॉन की भी वेलोसिटी होगी और एटम की भी वेलोसिटी होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अप्लाई करना होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एटम का मोमेंटम होगा वही फोटॉन का होगा, और फोटॉन का निकालने के लिए आपको बताया गया कि कैसे निकालेंगे। और अभी आपको बताया है कि E बराबर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू सी। तो यहाँ से P इक्वल टू E बाई सी आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 4 से थर्ड में पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद करा देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब थर्ड से कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 में आ रहा है। ठीक है,
तो कह रहा था रेशियो ऑफ वेवलेंथ λ1:λ2। इस केस में λ1 कहा गया वेवलेंथ, इसके केस में λ2। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका रेशियो क्या होगा। अभी आपको बताया गया 1/λ इक्वल टू, चूँकि हाइड्रोजन का केस है, हाइड्रोजन ही दिया हुआ है, हाँ, तो जेड इसको फॉर्मूला तो यही होता है बेटा आपका 1/n1² माइनस 1/n2²। तो चूँकि हाइड्रोजन का केस है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आप हटा सकते हैं इस केस में। अब आप पहले केस में λ1 निकालिए, 1/λ1 इक्वल टू r, n1 की वैल्यूज़ कितनी है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/9, और n2 की वैल्यूज़ कितनी है 4, 1/16, तो ये कितना आ जाएगा आपका r, और यहाँ आ जाएगा एलसीएम इसका 144, और यहाँ 16 माइनस 9 तो 7, 7r/144। तो λ1 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी यहाँ से बेटा 144/7r, ये आपका आ गया। अब λ2 निकालो, 1/λ2 इक्वल टू r, यहाँ पे आपका n1 की वैल्यूज़ 3 से 2 आ रहा है, तो 1/ कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा r, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 9 4 5/36 होगा बेटा। तो यहाँ से λ2 की वैल्यूज़ कितनी आ गई 36/5r, ठीक है। λ1/λ2 आपको कैलकुलेट करना है, चलिए इधर कर लेते हैं। λ1/λ2 144/7r, और λ2 ये पलट के हो जाएगा 5r/36, 36, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, और r कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 20/7, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ही 3 ही 4 हैं फॉर्मूले, इस पे है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे है, फिर आपका चार्ट है, क्लोजेस्ट अप्रोच पे है 3, और एक नंबर ऑफ फोटोन आप कह सकते हैं। 4 फॉर्मूले हैं जो बार बार उसी पे क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए। अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 1 in the hydrogen like atom result in ultraviolet radiation। 3 से 1 आ रहा और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रहा है। इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम, आपको पता है, ये याद होना चाहिए कि जो लाइमन सीरीज होता है इसमें जो रेडिएशन निकलता है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, अल्ट्रावायलेट में। फिर आपका बाल्मर में आपका विजुअल रीजन, ठीक है, और उसके बाद पास्चन में क्या होता है बेटा, पास्चन ब्रैकेट और फुंड में, ये तीनों में आपका इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो पूछा गया किसके लिए पूछा गया, इंफ्रारेड के लिए। तो इंफ्रारेड देखिए, ये पास्चन सीरीज, पास्चन में कहाँ पे होता है 4 से 3 में, तो इसका मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है ऊपर से, इसमें सेकेंड में, इसमें थर्ड में, इसमें 4 में, और इसमें क्या होता है 5 में, ठीक है। तो सिंपल, आपको कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन तो है ही नहीं, आपको याद होगा तो आसानी से टिक कर लेंगे, टाइम आपका बच जाएगा। और देखो बेटा इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ λ975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी। देखिए, जो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है लेमडा की वैल्यूज़ 975, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप कैलकुलेट करिए कि एनर्जी क्या होगी फोटोन की। तो ई इक्वल्स टू आपको बताया था कौन से चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक में, 12400/90 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आया था। इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़रा बताइए कि ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, डिफरेंस किसके किसके बीच का एनर्जी है, 4 और 1 के बीच में, ध्यान रखिएगा 4 और 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है।
तो आपको नंबर ऑफ़ डिफरेंट फोटोन या नंबर ऑफ़ डिफरेंट लाइंस कितनी आएंगी, आपको अभी फार्मूला बताया गया n=n-1/2। तो n की वैल्यू यहाँ कहाँ से ट्रांजिशन हुआ 4, तो 4 माइनस 4 इंटू यहाँ से 4 माइनस 1 3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 6। वैसे भी याद होना चाहिए, यही बार बार पूछा जाता है 1 से 4 वाले में या 1 से 3 वाले में ट्रांजिशन, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखो बेटा क्वेश्चन इसमें, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, के आपको दे रखा है, जेड दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डिफरेंट ऑर्बिट में पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जेड की वैल्यूज कितनी दे रखी है, जेड इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा, थर्ड ऑर्बिट 3। आपसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻6 ZYN। तो यहाँ पे पुट कर लिए 2.2 इंटू 10⁻6, जेड की वैल्यू 2/3। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दिए तो 4.4/3, तो 4.4/3 करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर आपका 14 3 चौका 12 और 2 3 6 1.46 कुछ आ रहा है ये, हाँ ये आपका ऑप्शन देखिए 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सीधे सीधे आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए ये, और आप इसी में रख दीजिए। अच्छा, आप लोगों को हो सकता है बड़े कैलकुलेशन बताए गए हो, किताबों आप बड़े लिखेंगे देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद रखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का r इक्वल टू 0.53 है ना, n² क्या होता है जेड, एंगस्ट्रॉम में आ गया आंसर। तो डायरेक्ट फॉर्मूले कैलकुलेट करके याद करिए, तब आपका टाइम बचेंगे, नहीं तो फिर आप पूरे कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, 2 पार्टिकल ऑफ मासेज m1 and m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 ऑन कोलिजन one of the particle get excited to higher level after absorbing energy epsilon। क्वेश्चन में बेटा एप्साइलन कटा हुआ है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एप्साइलन इफ़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v1 and v2 देन यू मस्ट हैव, आपको एक्चुअली में ये बताना है कि कौन सा इसमें, एक तो ऑप्शन में बेटा इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन आपका गड़बड़ दे रखा है, सी बेटा इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ई इनिशियल या आप कर सकते हैं के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस एप्साइलन, एप्साइलन दिया हुआ एनर्जी तो एप्साइलन करेंगे। तो ये कितना होगा बेटा, हाफ m1 m2 साथ मास दे रखा है, हाँ ठीक है, u1² प्लस हाफ m2 u2² इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² प्लस एप्साइलन। ये आपका ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन कोई दे रखा होगा अलग, सी ऑप्शन बेटा प्रिंट गलत है, ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द वार्मर सीरीज। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कब होगी, जब एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी कम का मतलब क्या हुआ, किसके बीच में एनर्जी का गैप सबसे कम होगा। शुरुआत में देखिए आपसे कह रहा है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से होगा, ऊपर से लेकर के पहले वाले में, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ वार्मर सीरीज। रेशियो पूछा गया है, हाँ ठीक है बेटा,
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमडा ऑफ एल लाइमन सीरीज अपॉन लेमडा ऑफ बामर सीरीज, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला तो पता ही है क्या होगा। देखो, लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब ट्रांजिशन जो आपका है वो कहाँ से कहाँ होगा, 2 से लेके 1 तक, क्योंकि इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। 2 से 1 तक, सॉरी, ये आपका कम होगा। ठीक है, और इसके बाद जब 3 से 1 आएगा ट्रांजिशन होगा तो बहुत और ज़्यादा होगा। तो आपको इसमें एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि अभी आपको बताया था E इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। तो ये एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी तरह से इसमें बामर सीरीज में सेकंड में आना है, तो कहाँ से कहाँ आएगा आपका, 3rd से लेकर के 2nd तक, 3 to 1। अब आप दोनों की वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। तो 1/λ इज इक्वल्स टू z² आ रहा होता है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो r ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/2², ये कितना आ जाएगा बेटा, 1, यहाँ से आएगा 4, 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 3r/4, यहाँ से λl इक्वल टू 4/3r। बामर सीरीज का निकाल लीजिए, 1/λb इक्वल टू r, ये आ जाएगा 1/, ये बेटा 3 to 1 नहीं, 3 to 2 होगा। बामर सीरीज का मतलब सेकंड में आना है। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 1/9, तो इसके एलसीएम में आएगा 36, ये हो गया r, और 36 में 4 9 5, 5/36 आपका आएगा। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा λb इक्वल टू 36/5r। इनका रेशियो कैलकुलेट कर लिए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 4/3r इंटू 5r/36। तो r तो कैंसिल हो गया, 4 9 36, 5/27। ये कोई ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है इसमें बेटा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द 3rd ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, इसका मतलब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, इट एमिट ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। व्हेन इट 3rd से जब आपका 2nd में आता है तो इमिट वेवलेंथ लेमडा। व्हेन इट जम्प फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 3rd, 4 से 3rd, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी, मान लीजिए लेमडा डैश। तो आपको बेसिकली लेमडा डैश कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे निकाला जाए। अभी आपको बताया गया 1/, हाइड्रोजन दिया है कि नहीं, हाँ हाइड्रोजन दिया हो तो जेड की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। r 1/, देखिए ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 3 से 2, तो 1/, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/9, तो यहाँ पे आपका आ गया 5/36, 5r/36, ये आ गया पहले केस में। ठीक है, और लेमडा डैश, सॉरी सेकेंड केस में मान लेते हैं लेमडा डैश है, तो ये हो जाएगा r 1/, आपका हो जाएगा 9 माइनस 1/16, तो इसका आ जाएगा 144 एलसीएम, और यहाँ r, और ये आएगा 7 9 16 और -9। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा डैश अपॉन लेमडा इक्वल टू 5r/36, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 144/7r, तो r तो कैंसिल हो गया, 36 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20/7, तो लेमडा डैश इक्वल टू आ जाएगा 20/7 लेमडा। ये देखिए कोई ऑप्शन शायद दिया हो, पहला ऑप्शन है, और ऐसा क्वेश्चन अभी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज और बामर सीरीज का आपसे लास्ट लाइन का रेशियो पूछा जा रहा है, वेवलेंथ का। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एल। ठीक है, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा बेटा, इन्फिनिटिव। देखिए 1/λ/b पहले कैलकुलेट करिए। बामर सीरीज इसमें तो दिया नहीं हाइड्रोजन, तो लिख लेते हैं Z² और R ब्रैकेट में, यहाँ पे बामर सीरीज है तो बामर सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 1/2² का मतलब 4 -1/∞। तो ये हो जाएगा आपका, इस जगह से इट इम्प्लाइज दैट λb = 4/Z²R। ये पहला आपका हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ से अगला वाला कैलकुलेट करिए, λl Z²R और यहाँ पे लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट आर्बिट में आएगा ऊपर से इन्फिनिटिव से, तो 1/1 -1/∞। ये हो जाएगा यहाँ से λl = क्या आएगा बेटा, ये 1/Z²R। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो तो निकालना आपका, दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये कोई ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। तो सिंपल इन्हीं फॉर्मूलों में देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सिंपली काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा गया। आपको पता है कि दोनों इक्वल होता है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:-1। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन ऑर्बिट इज -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में होता है बेटा। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसी की इक्वल हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसी का क्या हो जाता है, डबल बट नेगेटिव साइन, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 और यहाँ पे 3 6 6.8 और नेगेटिव साइन के साथ। देखिए क्या कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। पहला ड्यूट्रॉन एटम वैलिड है इसमें। सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो एक बार अगर आयनाइज हो रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें 7, तो इसमें वैलिड नहीं है। हाइड्रोजन एटम में तो है ही है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 2, तो 2 में से एक निकल गया, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये इसमें वैलिड है। तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, उसमें वैलिड नहीं है। तो बेटा ये आपका एटम वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। और आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूले और बार बार क्वेश्चन उसी रिपीट किए जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।